मित्रों, आज के इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज की इस पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से हमारा एक स्पेसिफिक एक विषय है जिस पर हम बात करने के लिए आपके समक्ष यहाँ हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे समय से एक परंपरा रही है कि जब बजट सत्र होता है तो बजट सत्र से पहले जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं यानी विधायक हैं, वो अपने क्षेत्र से संबंधित विकास कार्य से जुड़े हुए विषयों पर अपनी बात कर सके और बात करने के साथ साथ में कि मेरी इस बार मेरे विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिकताएं क्या हैं, पीडब्ल्यूडी में कौन सी सड़कें बननी चाहिए, पीडब्ल्यूडी में हमको कौन सा पुल बनना चाहिए, कौन सा भवन बनना चाहिए, आईपीएच में कौन सी स्कीम्स बननी चाहिए। क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते एक चुने हुए विधायक के पास जमीनी जानकारी होती है और उस जानकारी के आधार पर लोगों के साथ में जनप्रतिनिधि वहां पर जो और होते हैं, जो पंचायती राज संस्थाओं के चुने प्रतिनिधि होते हैं, उनके माध्यम से जो सुझाव आते हैं कि हमारे इस इलाके के लिए इस योजना के माध्यम से आप अपनी बात विधायक प्राथमिकता में कहते हुए बजट का प्रावधान करें। और परंपरा है, इसलिए इस परंपरा के अंतर्गत एक विषय ये भी रहता है कि आगामी जो बजट सत्र आ रहा है उस बजट सत्र में आपके सुझाव क्या है, मित्र व्यर्थता से संबंधित क्या सुझाव, रेवेन्यू जनरेट करने की दृष्टि से क्या सुझाव, उन सारी बातों को लेकर के इस विधायक प्राथमिकता की बात में चर्चा होती है और ये बैठक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होती है और मुख्यमंत्री और बीच में संबंधित विधायक के कुछ प्रश्नों के जवाब के लिए मंत्री बीच में इंटरवीन करते हैं। पिछले 2 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और 2 वर्षों से जो हमारे चुने हुए विधायक ऑपोजिशन के विशेष तौर से मैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, परंपरा के हिसाब से उसका पालन करते हुए विधायक प्राथमिकता की बैठकों में जाते रहे। लेकिन हमें इस बात को लेकर के अफसोस है कि 2 वर्ष के कार्यकाल में ऑपोजिशन के विधायकों की डीपीआर बनने की प्रोसेस अधिकांश जगह पर हुई ही नहीं है। मैं अगर अपनी ही बात कहूं, बाकी अगर विधायक अपने अपने क्षेत्र की बात कहना चाहेंगे तो मैं कहूंगा कि वो भी कह सकते हैं कि स्पेसिफिक इश्यूज को लेकर के जो हमने प्राथमिकता दी है, पीडब्ल्यूडी में दी है, आईपीएच में दी है, उसकी डीपीआर बनाने की प्रोसेस ही शुरू हुई है और 2 वर्ष कार्यकाल कांग्रेस का पूरा हो चुका है, कांग्रेस की सरकार का पूरा हो चुका है। ये तीसरी विधायक प्राथमिकता की बैठक है। जब आपको डीपीआर ही नहीं बनानी तो निश्चित रूप से उसके बाद फिर विधायकों का कहने पर काम कैसे हो। और उससे आगे बढ़कर के एक और चीज को लेकर के हिमाचल प्रदेश में एक नई परंपरा कि डीपीआर जो बन करके तैयार हो भी गई है पिछली, उसमें भी लिस्ट बना करके मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत की जा रही है कौन सी डीपीआर हमको नबार्ड के सामने पेश करनी है, नबार्ड को फॉरवर्ड करनी है। और उसमें फिर जो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष के विधायकों के जो डीपीआर बनी है उनके सामने कांटा लगता है और सिर्फ कांग्रेस के विधायकों की और कांग्रेस के विधायकों में से भी उन विधायकों के लिए प्राथमिकताएं तय हो रही है जो मुख्यमंत्री के करीब है, नजदीक है। उनकी स्कीमों के सामने ठीक लगता है और बहुत सारे कांग्रेस के विधायक, जब हमने पिछले कल ये फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे
तो कांग्रेस के भी बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो संपर्क कर रहे हैं कि हमारी भी स्थिति ऐसी ही है जैसी स्थिति आपकी है। मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब मुख्यमंत्री विपक्ष में हुआ करते थे तो विधायक इंस्टीट्यूशन की बहुत लंबी लंबी बातें करते थे। विधायकों के लिए ये होना चाहिए, विधायकों के लिए वो होना चाहिए, विधायकों के जो प्रेरोगेटिव जो है उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, हमको एक मंच पर सारी चीजों को छोड़ करके काम करना चाहिए। लेकिन बहुत निराशा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है हमारे सामने। अगर विधायक इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह से बर्बाद अगर किया है तो वर्तमान की सरकार ने। हम विधायक चुने हुए हैं, लेकिन विधायक होकर के भी हम डिप्टी कमिश्नर को लिखते हैं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की इस स्कीम के लिए आप पैसा स्वीकृत करिए, लेकिन हमारे कहने पर पैसा स्वीकृत होता नहीं है। जो कहीं चुनाव में नहीं जीते हैं, जिनने कहीं ने चुनाव भी नहीं लड़ा है, अगर चुनाव लड़ा है तो चुनाव हारे हैं, उनके लिए वो भी स्पेसिफिक होकर के कांग्रेस पार्टी में भी एक एक विधानसभा क्षेत्र में 3-3 4-4 नेता हैं, लेकिन जिस का नाम सुक्खू जी ने डिप्टी कमिश्नर को यहां से भेजा है कि इस विधानसभा क्षेत्र में अमुक कांग्रेस के इस नेता के कहने पर काम होंगे, बाकी उनके कहने पर काम नहीं होंगे, उस प्रकार से पैसा स्वीकृत किया जा रहा है। एक तरह से विधायकों को अपमानित करने का यह क्रम जो है लगातार चला हुआ है। और हम जाते इस बात को लेकर के हैरान होते हैं, कांग्रेस के वो लोग जो किसी दायित्व पर, सरकारी दायित्व पर नहीं, लेकिन अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, अधिकारियों को कार्यक्रम में बुला रहे हैं, टूर्नामेंट का उद्घाटन कर रहे हैं, स्कूल के एनुअल फंक्शन में वो वहां पर जाकर के भाषण दे रहे हैं, और इनके मंत्री जहां प्रवास पर जाते हैं स्थानीय विधायक को निमंत्रण ही नहीं दे रहे हैं, अपोजिशन के विधायकों को निमंत्रण ही नहीं दे रहे। हम भी सरकार में 5 वर्ष रहे तो 5 वर्षों में हमने एक चीज को देखा, जहां मंत्री जाता था हमारे चुने हुए विधायकों को, वहां पर चाहे कांग्रेस पार्टी का है, उनको सूचना जाती थी, कार्ड जाता था, इनविटेशन जाता था प्रोग्राम का, उसके बाद उनको आने के लिए आग्रह भी करता था। कई जगह तो मंत्री और मैं व्यक्तिगत रूप से भी जहां जाता था वहां उनको बुलाने के लिए, निमंत्रण के लिए फोन करता था, लेकिन ये परंपरा समाप्त हो गई। लोकतांत्रिक मूल्य की अगर हम बात कहें तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हमने आज से पहले, हम पिछले कई सालों से व्यवस्थाओं का दौर देख रहे हैं, लेकिन विधायकों के लिए हमेशा, विधायक के लिए मुख्यमंत्री के दिल में, क्योंकि ये मेरी बराबर का, क्योंकि मैं भी एक विधायक हूं, मुख्यमंत्री भी विधायक होता, मैंने इस भाव को हमेशा रखा। उनके कहने पर जो किया जा सकता है, जो जनहित के जो मुद्दे होते थे, उन मुद्दों को समाधान करने की दृष्टि से हमेशा हमने काम करने की कोशिश की। ऐसी परिस्थिति में मैंने अपने विधायक दल के सब साथियों के साथ बात की और चर्चा करने के बाद हमारे सभी विधायकों का एक मत से एक फैसला था, और ये फैसला ये था कि जितना अपमानित विधायक इस वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुआ है, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी कार्यक्रमों में उनकी अनदेखी करना, अगर कोई विधायक मंच पर चला भी जाता है, मुख्यमंत्री या मंत्री की उपस्थिति में उनको जलील किया जाता है। मंजार विधानसभा क्षेत्र में तांदी के गांव में आग लग गई, मुख्यमंत्री जी वहां गए, वहां के विधायक सुरेंद्र शौरी जी ने कहा कि मैं भी 2 शब्द बोलना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस का एक नेता था जिसका नाम भाषण देने के लिए वहां पर रख दिया गया था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई नहीं बोलेगा। विधायक को बोलने का मौका नहीं दिया। इतना बड़ा हादसा हुआ, उस हादसे में विधायक मुख्यमंत्री के सामने अपने क्षेत्र की
बात को रखने के लिए वहां पर उपस्थित था, लेकिन उसके बावजूद उनको बोलने का मौका नहीं दिया। मैं समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसलिए इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं। मैं आदरणीय धूमल जी के सरकार के दौरान में मैंने एक नहीं अनेकों जगह मंच पर देखा, अगर विधायक सरकारी कार्यक्रम में आया तो सरकारी कार्यक्रम में वो बोलता था। मैं वीरभद्र सिंह जी को भी देखता था। मेरे विधानसभा क्षेत्र में वीरभद्र सिंह जी आए, मैं उनका स्वागत करने के लिए गया। स्वागत करने के बाद मैं अपने गाड़ी की तरफ मुड़ने लगा तो उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कि आपका कार्यक्रम जो रखा गया है उस कार्यक्रम में आपने आपके यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि कांग्रेस का महासम्मेलन है, इसमें तो हम कैसे जाएंगे? बोलते कुछ नहीं, बोलता आप आइए, गाड़ी में बैठिए। पकड़ करके गाड़ी में उठाया और वहां पर कार्यक्रम में भी पहुंचाया और वहां पर भाषण देने के लिए सरकारी कार्यक्रम में। इसलिए मुझे लगता है कि विधायक कितनी बार अपमानित होगा, कहां कहां अपमानित होगा। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देता हूं। मैंने हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का एक कॉलेज खोला अपने विधानसभा क्षेत्र में। 205 बीघा जमीन दी, सुप्रीम कोर्ट से फॉरेस्ट की क्लियरेंस लाई और उसके बाद 10 करोड़ रुपए दे करके मैंने उसके एक ब्लॉक का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का शिलान्यास किया। टेंडर हुआ, टेंडर अवार्ड हो गया, लेकिन तब तक के लिए सरकार कांग्रेस की बन गई और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आदेश हुआ कि यह टेंडर जो है रोक दिया जाए। टेंडर रोक दिया गया। 2 साल बीत गए। पॉलिटिकल मिनिस्टर को यहां से भेजा गया, तुम जाकर के इंस्पेक्शन करके आओ, वहां से रिपोर्ट उल्टी सीधी बना करके आओ। 4 बैच वहां पर कॉलेज में निकल चुके हैं, उसके बावजूद भी वहां पर काम शुरू नहीं किया। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो 10 करोड़ रुपए बजट वहां पर दिया गया था, जो टेंडर के लिए, जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के पास जमा था, वो पैसा वापिस ले लिया। मैंने बतौर मुख्यमंत्री उसका शिलान्यास किया। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण। और उसी तरह से मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक थुनाग में पुल है, जिसके लिए बजट प्रावधान किया, काम शिलान्यास एज मुख्यमंत्री किया मैंने। और बतौर मुख्यमंत्री शिलान्यास करने के बाद काम शुरू, टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद काम शुरू हुआ। काम शुरू होने के बाद एक अबैटमेंट बन करके जो तैयार हुई पड़ी है 2 साल पहले, लेकिन जब से सरकार बनी दूसरे साइड की अबैटमेंट अभी तक जो है उस काम शुरू नहीं किया, उसका पैसा रुक गया। एक नर्सिंग का कॉलेज है हमारे वहां पर, उसका काम रुका पड़ा हुआ, पैसा बंद कर दिया। मैं कितने उदाहरण दूं सारी चीजों को लेकर। और ऐसे उदाहरण एक विधानसभा क्षेत्र में नहीं, अनेक विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिले। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक है वहां काम रोकना, काम बंद करना। उल्टा यह होता है कि मुख्यमंत्री जाता है या मंत्री कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र में, अपोजिशन के विधानसभा क्षेत्र में जाता है, जब देखते हैं कि ये काम चला हुआ था, काम रुका है, तो आदेश करते हैं कि काम क्यों रुका है, इस काम को शुरू करना चाहिए। और यहां उल्टा है, काम अगर शुरू हुआ था तो ये काम क्यों चल रहा है, इसको बंद करने के आदेश देकर के आते। जब इस प्रकार के हालात होंगे तो विधायक इंस्टीट्यूशन को तो तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है हिमाचल प्रदेश। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि विधायकों के ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं। 8-8 घंटे तक विधायकों को बिठा करके थाने में वहां पर जो है जलील किया जा रहा है। आज से पहले कभी नहीं। और उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि विधायक प्राथमिकता की बैठकों में आना चाहिए। हमें मालूम है, हम अपने दायित्व से अच्छी तरह से परिचित हैं, हमें इसे समझाने की कोशिश कोई ना करे, ताकि जनहित के मुद्दों को उठा सकते थे वहां।
उठाने के लिए हम लगातार जाते रहे वहां पर, उस परंपरा का पालन करते रहे विधायक प्राथमिकता की बैठक में जाकर के, लेकिन उसके बावजूद हुआ जब कुछ नहीं, उल्टा जो बोला गया उसके विपरीत काम हुआ। एक स्वभाव बन गया मुख्यमंत्री जी का और इस वर्तमान सरकार का कि जो बोला जाता है उसके विपरीत काम करना। और ऐसी सूरत में हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ भी चर्चा करने के पश्चात और पूरे विधायक दल के अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अभी 3 और 4 तारीख को जो विधायक प्राथमिकता की जो बैठकें हैं जो शिमला में आज से शुरू हुई हैं, हम अब की बार इन विधायक प्राथमिकता की बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे। और वजह मैंने आपके सामने बड़ी विस्तार से मुझे लगता कि सारी एक्सप्लेन कर दी है। और इसी तरह से मैं इस बात को मैं भी कहना चाहूंगा कि जो मुद्दों को लेकर के कोई कह रहे हैं कि भाई आप अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको बात कहनी चाहिए थी, हम अभी बजट सत्र आएगा, बजट सत्र के दौरान विधानसभा के अंदर उन मुद्दों को उठाएंगे जो आज की इस बैठक में उठा नहीं पाए। लेकिन उठाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई सुनता नहीं। और मैं इस बात को देख करके हैरान हूं कि नीचे के सिस्टम में जो व्यवस्था परिवर्तन के ये दौर आया, कभी भी चुने हुए प्रतिनिधियों को इतना अपमानित नहीं होना पड़ा जितना अपमानित वर्तमान की सरकार में हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को होना पड़ा। विधायक निधि का पैसा हम स्वीकृत करके भेज रहे हैं, हम किसी कम्युनिटी सेंटर के लिए 3 लाख रुपए भेज रहे हैं, लेकिन रिलीज 10,000 रुपए किया जा रहा है, क्योंकि ट्रेजरी में सीलिंग लगा करके रख दी है कि 10,000 रुपए से ज्यादा पैसा रिलीज नहीं करना। आखिरकार विधायक जाए तो कहां जाए? हमारे पास तो एक ही प्लेटफॉर्म रहता कि हम इन मुद्दों को लेकर के आपके माध्यम मीडिया के सामने प्रदेश की जनता, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के समक्ष रखें ये हालात। तो इसलिए हमने तय किया कि अपमानित करना बंद करिए, जलील करना बंद करिए विधायकों को, और खासतौर से विधायकों के इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करना बंद करिए जिस प्रकार से वर्तमान सरकार कर रही है। कोई भी काम विधायकों के, पर्टिकुलरली जो अपोजिशन के हमारे हैं, विपक्ष के हैं, उनके कहने पर नहीं किया जा रहा है। और मुझे इस बात को लेकर के हैरानी भी होती है कि मैंने 3 बार यहां से मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए किसी बीमार को मदद करने के लिए पत्र लिखे, लेकिन कोई पैसा स्वीकृत नहीं हुआ। मैं भी 5 साल रहा और मुझे पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से जो भी पत्र आता था, विशेष तौर से किसी को मदद करने के लिए, किसी गरीब को किसी के इलाज के लिए मदद करने के लिए मैं तत्काल उस पैसे को स्वीकृत करता था। जितना बोला होता था, जो एस्टीमेट होता था, बिल होते थे जिसमें लगे हुए, उसके मुताबिक। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला हमने बहुत पीड़ा के साथ ही हमको ये फैसला लेना पड़ा, लेकिन आखिरकार विधायक की एक गरिमा है। विधायक एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, जनता का प्रतिनिधि होने के नाते उसका अपने इलाके में भी सम्मान है। उसको बार बार इस तरह से अपमानित करना ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम इस विधायक प्राथमिकता की बैठक में नहीं जाएंगे, हम इसका बहिष्कार करेंगे। मित्रों, मेरी ओर से तो इतनी बात है। मैं कोई सारे विषय को लेकर के, यहाँ हमारे विधायक भी बैठे हैं, अगर किसी ने कोई अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कोई बात कहनी है, मुझे लगता है कि प्रमुख रूप से हो गई। हाँ, तो कुल मिलाकर के हमारा कहना सिर्फ आज के विषय पर पूरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने कहा विधायक ही अपमानित हो रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के लिए, आपने कहा कि विधायक सत्ता पक्ष के लिए, तो जनता किस हालत में होगी? क्योंकि विधायकों की स्थिति आप कह रहे हैं, तो जनता, क्योंकि जनता की आवाज विपक्ष होती, जनता की 2 साल में तो क्या हालत है? देखो, जनता इस बात को अनुभव कर रही है, महसूस कर रही है कि ऐसा दौर कभी देखा नहीं।
जब सारे काम रोकने की 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी अभी तक वो प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है। जहां भी लगता है कि इसको रोको उसको रोको, सब काम रोके हुए हैं, बंद किए हुए हैं। विधायक प्राथमिकता का विषय तो मैंने बड़ा स्पष्ट कर दिया, लेकिन जनता सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित हो रही है, जनता सबसे ज्यादा इसमें पिस रही है, क्योंकि उनके जेन्युइन काम भी नहीं हुआ। ठाकुर साहब, जैसे कि आपने जानकारी दी कि आप प्राथमिकता विधायकों को बैठक देने जा रहे हैं और कांग्रेस के विधायक भी आपसे ये कह रहे हैं हमारी स्थिति नहीं है, तो ऐसे में जब सरकार की आर्थिक स्थिति भी खराब है तो ये आप जवाब तो नहीं बना रहे हैं तो कांग्रेस सरकार से कि लास्ट नहीं, देखिए हमारी ओर से तो इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं है। हमारे हमने पहले भी अटेम्प्ट नहीं किया, तो वो अटेम्प्ट अपनी ओर से ही हो गया, तो जिसको बोलते हैं सेल्फ वोट किया था एक तरह का। तो मैं तो यही कहूँगा, हम कांग्रेस पार्टी की सरकार को चलाने का जिम्मा हमारा नहीं है। हमारी भूमिका विपक्ष के नाते है, जहाँ गलत होगा वो हम बोलेंगे, डंके की चोट पर बोलेंगे, विधानसभा के अंदर बोलेंगे, विधानसभा के बाहर बोलेंगे, लोगों के बीच में। सर, ये प्राथमिकता बैठकों का विरोध किया, लेकिन जो प्राथमिकता देंगे जो 5-5 प्राथमिकता मांगी प्लानिंग डिपार्टमेंट, इस सारी बात को लेकर के विधायक दल की बैठक हमारी सेशन के दौरान होगी, तो उस पर हम विचार करेंगे, देना सर, परंपरा क्योंकि बहुत पुरानी है और अगर इसी तरह से विधानसभा की परंपराएं टूटती रहेंगी तो मुझे लगता नहीं कि वैल्यू धीरे-धीरे खत्म होती है। देखिए, मैं इस बात को पहले ही कह चुका हूं कि हम बहुत पीड़ा के साथ इस फैसले को लेने के लिए विवश हैं। आज से पहले जब भी विधायक प्राथमिकता की बात होती थी, वहीं पर ही कुछ चीजों को लेकर के जब चर्चा होकर के डायरेक्शन होती थी, ये काम क्यों रुका है, ये काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है, इस सारी चीज को लेकर के डायरेक्शन होती थी, क्योंकि अधिकारी वहीं पर उपस्थित होते थे। लेकिन वर्तमान सरकार में 2 वर्ष के कार्यकाल में विधायक प्राथमिकता में जो डीपीआर जो लिख करके हमने दी हुई है, उसकी कई जगह प्रोसेस ही शुरू नहीं हुई है। तो आखिरकार विधायक वहां पर जाकर के करेंगे, इसलिए विधायकों ने, सब लोगों ने तय किया कि जब हमारे काम होने ही नहीं, चाहे हम लिख करके दें, चाहे हम बोल करके आए, लेकिन उसके बावजूद सुनवाई जब नहीं हो पा रही, तो ऐसी सूरत में परंपरा टूटी है। इस बात को हमें भी खेद है, लेकिन परंपरा टूटने की जो व्यवस्था है वो हमारे सामने, जिसका मैंने जिक्र किया। आप कह रहे हैं कि सरकार साथ नहीं दे रही है विकास के लिए, तो फिर वो लोग कह रहे हैं कि केंद्र से हमको पैसा नहीं आ रहा है, तो कितना सहमत है सर आप? देखिए, ऐसा है कि प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की 2 सालों से यही रौनक हो रही है। मुख्यमंत्री विशेष तौर से इसी बात को जिक्र करते हैं, जब व्यक्ति अपने आप कोई काम नहीं कर पाता है तो बहुत आसान तरीका होता है कि उसका ठीकरा जो है दूसरे किसी से छोड़ा जाता है। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन अभी तक रोना यही है कि जयराम ठाकुर ने लोन दे रखा, जैसे कि उन्होंने कोई लोन लिया ही नहीं। जैसे कि कांग्रेस की सरकार जब सत्ता से बाहर 2017 में हुई थी, जैसे वो हमको जो है नो ड्यू सर्टिफिकेट दे करके गई थी कि कोई लेन देन बचा नहीं है, हमने सारा कुछ अदा कर दिया है। और दूसरा उनका एक ही है कि अच्छा तरीका है, जब हम चीज बहुत सरल और आसान लगती है कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है, केंद्र मदद नहीं कर रहा है, केंद्र पर मोदी जी पैसा नहीं दे रहा है। उनको ये जानकारी होनी चाहिए, केंद्र पैसा दे रहा है और केंद्र की मदद से हिमाचल प्रदेश की सरकार चल रही है, और केंद्र के पैसे का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जो आज से पहले कभी हुआ नहीं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, चाहे वो रेलवे का है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को लिखना पड़ा चीफ सेक्रेटरी को कि स्टेट शेयर कम से कम दे, आप जो स्टेट शेयर बनता है उसको जमा करिए, हम अपना पैसा, जो केंद्र का पैसा जितना लगाना था हम लगा चुके हैं, उससे ज्यादा लगा चुके हैं। ऐसा ही मनरेगा की स्थिति है, ऐसा ही हमारे जितने सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की स्थिति है आज की तारीख में, जिसमें केंद्र पैसा दे रहा है लेकिन स्टेट अपना स्टेट का शेयर उसको ही जमा नहीं कर रहे। ये स्थिति है आज की तारीख में। और हैरानी की बात, जब ये इस बात को बोलते हैं, आपकी जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश में
सेंटर से जो प्रदेश सरकार के लिए जो स्पेशल असिस्टेंस मिलती है, स्टेट के लिए मिलती है, सेंट्रल असिस्टेंस मिलती है, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा दे चुके हैं। और जो पैसा स्पेसिफिक होकर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो यहाँ से भेजा जाता है कि ये स्कीम बनानी है, ये काम करना है, उसके अगेंस्ट पैसा दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो पैसा हिमाचल प्रदेश की सैलरी और पेंशन देने में खर्च किया जा रहा है, जो कि नहीं किया जा सकता। मेरी जानकारी के मुताबिक 78 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में जो स्पेशल असिस्टेंस का जो है, इन्होंने जाकर के HRTC को दिया गया, डिपार्टमेंट को दिया गया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिया गया, और फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसको ट्रांसफर करके जो है IDB को दिया गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड है उसको दिया गया। और उसके बाद इसी पैसे की अलग अलग किस्तें निकाल करके ये पैसा जहां लगना था, जिसमें बसें खरीदनी थी, इसमें और भी बहुत सारी चीजें उसमें जो करने की थी, वो ना करके इस पैसे का इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए किया गया, जो नियम के अनुसार किया नहीं जा सकता। पेंशन देने के लिए किया गया। और ये सारी चीजों को लेकर के मैं समझता हूं कि एक जगह ने आपकी जानकारी के लिए जो पैसा यहाँ पर अलग अलग मदों में केंद्र सरकार से आया है, उस पैसे को भी दाएं बाएं से रूट करके जो है डाइवर्ट करके कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देने में खर्च किया जा रहा है। चाहे वो CRF का पैसा है, चाहे इसके अलावा जो है वो दूसरा पैसा है, चाहे वो जो केंद्र स्पॉन्सर स्कीम्स का आया है, तो उसमें ये स्थिति। ये तो मैंने उदाहरण आपको बताया कि 278 करोड़ का जो पैसा जो है, जो स्पेशल असिस्टेंस के तहत एक डिपार्टमेंट को दिया गया, उस पैसे को इस प्रकार से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन लेने के लिए खर्च किया जा रहा है। थैंक यू। आपने एक बात कही थी कि मुख्यमंत्री, दूसरा बिंदु आपका ये था कि ऐसे बहुत से विधायक हैं जिनको जांच में शामिल किया गया है और घंटों तक उनको थाने में बिठाया जा रहा है। तीसरा आपका विषय ये था कि विपक्ष जो सरकार के विधायक हैं वो भी कह रहे हैं हमारे भी काम नहीं हो रहे हैं। इन सब पर आपकी प्रधानमंत्री से मुलाकात मायने कुछ और समझे जाएंगे इसके? देखिए, जहाँ प्रधानमंत्री जी से जो भी बातें होती है वो आपके काम की होती नहीं, यहाँ बताने की होती नहीं। जनरल हम डेवलपमेंट के सारे बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी से बात हुई। मैं कभी भी शिकायत लगाने के लिए नहीं जाता हूँ। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक परिस्थिति पर स्वाभाविक रूप से चर्चा होती है, विकास के मुद्दे पर स्वाभाविक रूप से चर्चा होती है। हमने कहा कि नहीं, देखिए, हम इस बात को कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इसकी लड़ाई हम प्रधानमंत्री जी के माध्यम से न लड़ते, हम स्वयं लड़ेंगे। बातें बहुत हुई है, लेकिन सर IPS और जो IS है उनको लेने से भी मना किया है सरकार ने। इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या स्टेट को नुकसान होगा या आर्थिक कंडीशन? देखो, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बड़ी वाहवाही वाला कोई काम इस प्रकार कर हर बार जो हिमाचल प्रदेश को IS के कितने लोग मिलते हैं? 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, पीछे कुछ एक बैच में 4 तक भी आए। तो मुझे लगता है कि इस सारी चीज को लेकर के वो अनावश्यक रूप से एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहली बात तो, अगर आप पैसे की खर्च करने की बात होती है तो CPS आपने 2 साल तक चलाए रखे, कैबिनेट के दर्जे के साथ चलाए रखे, और उनकी कुर्सी के लिए जब चुनौती हाई कोर्ट में हुई तो करोड़ों रुपए आपने खर्च कर चुके हैं। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी आपने एक दिन की 2 करोड़ रुपए की फीस दी है वकीलों की। अभी तक 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुके हैं उनकी कुर्सी को बचाने के लिए, अभी तक भी। अभी आने वाले समय में फिर से अभी उस दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं। क्या इसको फिजूल खर्ची नहीं बोलेंगे? क्या आपको लगता है कि आर्थिक संकट है प्रदेश के? मैं यहीं से शुरुआत करता, पहले ही तय करते कि CPS नहीं लगाते, हमने नहीं लगाए। कैबिनेट दर्जे के साथ बहुत सारे लोग लगे हैं, वो लगे हुए हैं सारी चीजों को लेकर के। मैं सारी चीजों को लेकर के अब बार बार कहने नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन आखिरकार कटौती करने के लिए, टैक्सेस लगाने के लिए जो ऐसी जगह तलाश की जा रही है जिसमें ना तो रेवेन्यू बहुत ज्यादा आएगा और ना ही प्रदेश के विकास के लिए बहुत ज्यादा जो है गुंजाइश मिल पाएगी। सर, आपने कहा कि कांग्रेस के विधायक नाराज है सरकार से, इधर सर धवाला जी भी नाराज चल रहे हैं।
जो बोल रहे हैं मंडल में कई लोग कई जगह जहाँ पर देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जो बात कहने का अधिकार है प्लेटफॉर्म पार्टी का है, वहाँ पर बात कहें और ऐसे सार्वजनिक पर बात करने का स्वभाव कभी इस प्रकार से जो है वो पार्टी स्वीकार नहीं करती, तो बंद करना होगा पार्टी को निश्चित रूप से। और उनको पार्टी ने पूरा सम्मान दिया है, जब चुनाव लड़ करके वो नहीं जीत पाए तब भी उनको कैबिनेट के दर्जे के साथ सम्मान दिया गया है, थोड़ा उनको संयम करना चाहिए। और मैं इतना ही कहूँगा कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जब भी बात कहनी है वो कहें, लेकिन सार्वजनिक मंच पर बात करने पर परहेज करना पड़ेगा।